इतिहास के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने इतिहास और समाजशास्त्र के मध्य क्या संबंध है इस पर चर्चा की थी। इतिहास का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इस क्रम में आज की चर्चा का विषय है इतिहास और भूगोल के मध्य संबंध। तो मित्रों, एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आइए अब आज चर्चा करते हैं इतिहास और भूगोल के आपसी संबंध पर। मित्रों, भूगोल और इतिहास के मध्य बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब हम किसी इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रायः उसमें जो पहला अध्याय होता है वह भूगोल से ही संबंधित होता है। जैसे अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में जो पहला अध्याय होता है वह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव। मित्रों, जहाँ की जिस देश की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है उसका इतिहास भी वैसा ही होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास के निर्माण में, संस्कृति के निर्माण में भूगोल का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहास पर भूगोल का प्रभाव पड़ता है, इस बात से किसी को भी इनकार नहीं होना चाहिए। ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में हिप्पोक्रेटिस परंपरा की औषधियों की पुस्तक के संग्रह की एक पुस्तक है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेयर वाटर एंड सिचुएशन। इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेयर वाटर एंड सिचुएशन, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तक है। इस पुस्तक में यूनानियों के इस मत का पता चलता है कि इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ता है। यूनानियों का मत था कि मनुष्य का शरीर एवं चरित्र देश की भौतिक परिस्थिति से निर्धारित होते हैं। अतः जो भौतिक परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ की या किसी भी देश की, जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उसी से व्यक्ति के शरीर और चरित्र का निर्धारण होता है। अब जैसे आप देखिए, हम देखते हैं दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कहीं बहुत गोरे लोग होते हैं, कहीं एकदम काले लोग होते हैं, कहीं गोरे और काले दोनों लोग होते हैं, कहीं ज़्यादा लंबे हैं, कहीं ठिगने हैं, कहीं औसत कद के लोग हैं, कहीं किसी की नाक चपटी है, किसी की पिंडलियां मोटी हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो इन सब के निर्धारण में उन देशों का भूगोल बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हर जगह की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो अलग हैं। कहीं ग्रीष्म ऋतु है संसार में तो कहीं पर उसी समय शीत ऋतु है, कहीं बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं तो कहीं तपते हुए रेगिस्तान हैं, कहीं चारों तरफ हरियाली है तो कहीं बंजर भूमि है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो सारा संसार है, सारे संसार में हमें भौगोलिक भिन्नता दिखाई पड़ती है। एक जैसी भौगोलिक स्थिति हर जगह की नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के अनुसार किसी देश की संस्कृति का जन्म और विकास उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। इसी प्रकार का मत अन्य यूरोपीय विद्वानों का भी रहा है। मैकिंडर एवं हाउशाफर द्वारा भौगोलिक परिस्थिति एवं विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की सकारात्मक व्याख्या से अध्ययन की एक नई विधा का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स आजकल आधुनिक युग में बड़ा ही प्रचलित है। आप प्रसिद्ध इतिहासकार विल ड्यूरां
ने अपनी पुस्तक लेसन्स ऑफ हिस्ट्री में भौगोलिक परिवेश व इतिहास के संबंध का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भौगोलिक स्थिति नहीं वरन मनुष्य सभ्यताओं का जनक है। अर्नाल्ड टॉयनबी ने भी इस विषय में अपना मत व्यक्त किया है। अर्नाल्ड टॉयनबी ये कहते हैं कि भूगोल का प्रभाव जो है उनके अनुसार गौण है। उनके मतानुसार जहाँ तक यह सत्य है कि विश्व की लगभग सभी ज्ञात सभ्यताओं का जन्म नदी घाटियों में ही हुआ है, वहीं यह भी सत्य है कि अनेक अन्य नदी घाटियाँ ऐसी भी थीं जो सभ्यताओं को जन्म दे पाने में असफल रहीं। अर्नाल्ड टॉयनबी के मत को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यद्यपि वो ये कहते हैं कि बहुत सारी नदी घाटियों में सभ्यताओं का जन्म नहीं हुआ, लेकिन केवल नदी घाटी ही सभ्यता के जन्म के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। नदी घाटी के अलावा जीवन के लिए अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आवश्यक हैं, उनका होना भी आवश्यक है। जैसे उर्वर भूमि है जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी हो, तभी आदमी वहाँ सरवाइव कर सकता है, वहाँ जिंदा रह सकता है। उसके अलावा सुरक्षा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुरक्षित व्यक्ति वहीं रहना चाहता है जहाँ वह सुरक्षित हो, जहाँ उसे अपने शत्रुओं का भय न हो। इसी प्रकार जलवायु भी अनुकूल होनी चाहिए। जहाँ की जलवायु अनुकूल होगी, ऐसा न हो कि ऐसी जलवायु हो जिसमें जीवित रहना ही मुश्किल हो जाए, जीवित रहना ही कठिन हो जाए। तो बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जिनके कारण ये कहना ठीक नहीं है। टॉयनबी जो कह रहे हैं, टॉयनबी साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी जो नदी घाटियाँ थी वो सभ्यताओं को जन्म देने में असफल रहीं, लेकिन तो इन कारकों का होना भी ज़रूरत है। नदी घाटियाँ होना ही पर्याप्त नहीं है, दूसरे भौगोलिक कारक जो हैं उनका होना भी आवश्यक है जीवित रहने के लिए। तो मित्रों, हम इतिहास और भूगोल के संबंधों की बात कर रहे हैं। इतिहास और भूगोल में अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हम यहाँ एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि मानव संस्कृतियों और सभ्यताओं के जन्म और विकास आदि को भूगोल के प्रभाव के संदर्भ में तो देखना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भूगोल के साथ साथ मानव पुरुषार्थ भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मानव अपने पुरुषार्थ के द्वारा बहुत सारी जो भौगोलिक कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों पर हमेशा विजय पाता रहा है और विजय पाते हुए वो नई नई उपलब्धियों को हासिल करता रहा है। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि पुनर्जागरण काल में जो भौगोलिक खोजें हुई, उन भौगोलिक खोजों में हम ये देखते हैं कि कितनी कठिनाइयों को सह करके जो साहसी नाविक थे उन्होंने अमेरिका की खोज की, उन्होंने भारत आने का नवीन मार्ग खोजा और भी बहुत सारे देशों के लिए नवीन मार्ग उन्होंने खोजे। इसके कारण आगे चल करके दुनिया के देशों को एक दूसरे से जुड़ने में, एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को जानने में, एक दूसरे से व्यापार आदि बढ़ाने में बहुत ही मदद मिली। तो इसलिए मनुष्य सदैव प्रकृति से लड़ते हुए, प्रकृति से का सामना करते हुए हम ये देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है और प्रगति करता है। किसी विद्वान ने कहा है कि भूगोल वह मंच है जिस पर इतिहास के नाटक का मंचन किया जाता है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भौगोलिक आधार के अभाव में हम अपने इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इतिहास का निर्माण करने के लिए भौगोलिक आधार का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ही है जो हमें जीने के साधन उपलब्ध कराती है। प्रकृति ही है जो यह निर्धारित करती है कि हमारा खान पान कैसा होगा, हमारा रहन सहन कैसा होगा
और हमारी जो दूसरी गतिविधियां हैं, हमारी जो राजनीतिक आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ये सब कैसी होंगी, इनका निर्धारण जो है प्रकृति ही करती है। किसी भी स्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वही इनका निर्धारण करती है। मित्रों, भूगोल और इतिहास के परस्पर संबंध पर बातचीत करते समय हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार पशु जीवों की शारीरिक एवं मानसिक बनावट का निर्धारण भौगोलिक परिस्थिति एवं पर्यावरण से होता है, जैसा कि डार्विन का कहना है ये कि जिस प्रकार पशु जीवों की शारीरिक एवं मानसिक बनावट का निर्धारण भौगोलिक परिस्थिति एवं पर्यावरण से होता है, उसी प्रकार मनुष्य पर भी बहुत दूर तक यही बात कही जा सकती है। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य भी तो एक प्राणी है ना, वो भी तो एक एनिमल है। बस मनुष्य में और अन्य पशुओं में फ़र्क ये है, अंतर इतना है कि हम कहते हैं कि मैन इज़ ए रैशनल एनिमल। मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है और उसकी विवेकशीलता ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जलवायु में रहने वाले लोगों की जो मानसिकता होती है, उनकी जो कद काठी होती है, उनकी जो बनावट होती है, उनका जो रूप रंग होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, ये अलग होती है, उनमें अंतर दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति में अंतर है। मनुष्य में प्राकृतिक सीमाओं के अतिक्रमण की अद्भुत क्षमता है। जहाँ एक और वह भौगोलिक परिवेश में स्वयं को ढालता है, वहीं वह यह भी प्रयास करता है सदैव कि भौगोलिक परिवेश को अपने अनुरूप ढाल ले, अपने अनुसार ढाल ले। तो इस तरह से मनुष्य और प्रकृति का एक दूसरे से टकराव प्रारंभिक काल से ही, आदिम युग से ही चला आ रहा है। मानव इतिहास का अगर हम अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि मनुष्य ने बहुत सारी नई नई वस्तुओं का आविष्कार किया है। उसके आविष्कारों का कोई अंत नहीं है और इन आविष्कारों और इन खोजों को तभी मनुष्य पूरा कर पाया है जब उसने कहीं न कहीं प्रकृति पर भी थोड़ा बहुत नियंत्रण किया है, क्योंकि बिना इसके वह संभव नहीं था। आज मनुष्य जो है वो इतना संपन्न क्यों है? आज का मनुष्य इतना संपन्न इसीलिए है कि उसने अपने देश की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया बहुत अच्छी तरह, अपने देश की भौगोलिक संपदा के बारे में जाना। उसे ये पता है कि हमारे पास क्या क्या भौगोलिक संसाधन है और उन संसाधनों का उसने दोहन किया, अपने लिए उनका इस्तेमाल किया। आज हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे हमारे खनिज पदार्थ हैं जो विभिन्न देशों में मिलते हैं, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो या तांबा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खानों से मिलती हैं, जो हमारे हीरे मोती तक हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, हमारे हीरे हैं। तो इन सब के कारण ही मनुष्य आज इतना समृद्ध बन पाया और कहीं न कहीं इन खनिज पदार्थों ने मनुष्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मित्रों, अगर हम इंग्लैंड का इतिहास पढ़ें तो इंग्लैंड के इतिहास में हम देखेंगे कि इंग्लैंड भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध देश रहा है। और आप J.R. ग्रीन की पुस्तक पढ़ें, द मेकिंग ऑफ इंग्लैंड, तो मेकिंग ऑफ इंग्लैंड में J.R. ग्रीन ने इंग्लैंड का जो लैंडस्केप है उसका और जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है और वहाँ की जो भौगोलिक समृद्धि है उसका बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो अगर ये देखा जाए तो इंग्लैंड में जो नगरीकरण हुआ, यह नगरीकरण इंग्लैंड का तभी संभव हो पाया क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति उसमें मददगार साबित हुई। यही कारण था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में वो खनिज पदार्थ उपलब्ध थे जो औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक थे और धीरे धीरे फिर इंग्लैंड से
दूसरे देशों में ये औद्योगिक क्रांति फैली। इंग्लैंड की जो भौगोलिक दशा थी वो एकदम अलग थी, यूरोप के दूसरे देशों से एकदम अलग थी। वो एक अलग, हम ये कह सकते हैं कि एक अलग जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में इंग्लैंड को हम देख सकते हैं। यही कारण था कि इंग्लैंड ने एक बहुत ताकतवर नौसेना विकसित की और उसने दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर जो है अपना अधिकार किया। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी देश में। हम बहुत सारे युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी, अब जैसे हम सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें पोरस शायद विजय पा जाता सिकंदर के खिलाफ, लेकिन अचानक से बिना मौसम की बारिश ने सारा मामला उसका गुड़ गोबर कर दिया। युद्ध स्थल पर इतना कीचड़ हो गया कि उसके अपने हाथी उसमें धंसने लगे और अंत में जो है इस अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा के कारण उसे युद्ध हारना पड़ा। इसी तरह का उदाहरण आप ले सकते हैं शेर शाह और हुमायूं के बीच में जब युद्ध हो रहा था चौसा का, तो बिलग्राम की लड़ाई हुई, तो वहाँ भी इसी तरह की परिस्थितियाँ आई जिसके कारण हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, हम नेपोलियन का उदाहरण ले सकते हैं। नेपोलियन का उदाहरण हम ले सकते हैं। नेपोलियन बहुत बड़ा विजेता था, लेकिन नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि रूस के विरुद्ध जब उसने अभियान किया तो रूस ने बड़ी चालाकी की। रूसी सेना जो है वो नेपोलियन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अतः जब नेपोलियन ने रूस के ऊपर आक्रमण किया तो रूसी सेना पीछे हटने लगी और पीछे हटते समय रूसी सेना ने अपने नगरों को उजाड़ दिया, खाने पीने की सभी वस्तुओं को नष्ट कर दिया। उन्होंने खेतों में जो फसलें खड़ी थीं उनको भी नष्ट कर दिया, क्योंकि रूसी लोग जानते थे कि जाड़े की ऋतु में जब चारों तरफ मार्ग बंद हो जाएंगे, खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, तब नेपोलियन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नेपोलियन जल्दी जल्दी रूस पर अपना आधिपत्य करना चाहता था, लेकिन नवंबर का महीना आ गया, बर्फ़ पड़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि इतनी अधिक ठंड के अभ्यस्त नहीं थे फ्रांस के सैनिक, बड़ी संख्या में वो मरने लगे। नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दिया। सेनाएं बड़ी कठिनाई से पीछे की ओर लौटने लगी। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। नतीजा ये हुआ कि नेपोलियन के सैनिकों ने अपने घोड़ों को मार करके उन्हीं के मांस से अपना गुजारा किया। तो इस तरह जो है वो प्रकृति ने परास्त कर दिया नेपोलियन को। नेपोलियन जो है वो, उसको सेनाओं ने परास्त नहीं किया, वो भौगोलिक परिस्थितियों से परास्त हो गया, वो प्राकृतिक इस तरह की विपत्तियों से परास्त हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो भूगोल है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इतिहास के निर्माण में। मित्रों, आप देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है भारत में कि राजपूत बड़े बहादुर हैं। राजपूत बहादुर हैं। राजपूत क्यों बहादुर होते थे? राजपूत बहादुर होते थे इसलिए कि वो रेगिस्तानी इलाकों में उनके राज्य थे, जहाँ पे रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाली बात थी। तो इस तरह वहाँ की जलवायु इस तरह की थी कि जिसके कारण जो आलसी होगा उसका पेट वहाँ भरना नहीं है। जो मेहनती होंगे, जो परिश्रमी होंगे, वही लोग अपना पेट भर सकते थे। आप एक उदाहरण आप शाहजहाँ का ले लीजिए। शाहजहाँ ने सेंट्रल एशिया के ऊपर ट्रांस-आशियाना, बल्ख, बदख्शां, समरकंद, चूँकि मुग़ल लोग वहीं से आए थे, मुग़ल लोग उनको इन स्थानों को, ट्रांस-आशियाना को अपनी मातृभूमि समझते थे। शाहजहाँ ने प्रयास किया कि वो यहाँ पे अपना अधिकार कर ले, लेकिन इसमें उसको सफलता नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, वहाँ की जो टोपोग्राफी थी, वहाँ की जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका था, जो ज़मीन थी उस तरह की वहाँ, उसके अलावा वहाँ की जो जलवायु थी, सबसे बड़ी बात, वहाँ की जलवायु जो है
वो भारत की जलवायु से बहुत भिन्न थी। वो बहुत ठंडे प्रदेश थे। नतीजा ये हुआ कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जलवायु में मुग़ल सैनिक लड़ने के अभ्यस्त नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि उनको नज़र मोहम्मद जैसे साधारण से शासक से भी हार का सामना करना पड़ा और वो वापस लौट के आए। दुनिया भर की जन धन की हानि हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मित्रों, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक दो उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आप देखिए, भारत में मुसलमानों के आक्रमण हुए। मुसलमानों ने किनके ऊपर आक्रमण किया? हमारे सीमांत प्रदेश में जो राज्य आते हैं वो राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से हैं। वहाँ कृषि की उपज बहुत उच्च है, और तो जिन लोगों का पेट भरा था वो लोग लड़ने भिड़ने में उतने तेज नहीं थे। लेकिन जिन लोगों ने आक्रमण किया वो कहाँ से आए थे? वो जब भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए, ऐसे लोगों ने आक्रमण किया जो उतने समृद्ध नहीं थे और जो स्वभाव से ही लड़ाके थे। तो नतीजा ये हुआ कि मुट्ठी भर आक्रमणकारियों ने यहाँ के शासकों को हराने में सफलता पाई, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो तो समृद्धि का उपभोग कर रहे थे। नतीजा ये था कि वो स्वभाव से आलसी हो गए थे और एक तरह से राजनीति वगैरह में भी काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इतिहास और भूगोल, इन दोनों का बड़ा ही गहरा संबंध है। मनुष्य जो है वो निरंतर भौगोलिक परिवेश की बाधाओं को तोड़कर उनका अतिक्रमण करने का प्रयास करता रहा है। कभी उसे सफलता मिलती है और कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर हम देखें मित्रों, हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की जो सांस्कृतिक एकता थी, वो सांस्कृतिक एकता केवल इसलिए संभव हो पाई, सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक एकता, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति थी वो हमें एशिया महाद्वीप में एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में स्थापित करती है, जिसे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप को एक अलग परिपूर्ण भौगोलिक इकाई माना जाता है। इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है, जो कि एक बहुत लंबी श्रृंखला हिमालय की जो है 3 रेंजेज हैं हमारे, जो कि हम कहते हैं जिसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय, यानी कि उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। और इनकी जो चौड़ाई है वो 2500 मील से 2000 मील तक लगभग चौड़ी है ये। और हिमालय की जो ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो ये भारत को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करती थी। इसी प्रकार से भारत जो है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। तो वो भी उसको एक सुरक्षा कवच प्रकृति के द्वारा ही मिला हुआ था। और यही कारण है कि हम ये देखते हैं कि भारत में जो इतिहास और संस्कृति का विकास हुआ, उसमें भौगोलिक स्थिति का कहीं न कहीं हाथ है। भारत में ढेर सारी नदियाँ हैं जो विभिन्न पहाड़ों से निकलती हैं। गंगा है, यमुना है, चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, टोंस है, ब्यास है, सतलज है, गोदावरी है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो कि भारत को भौगोलिक रूप से बहुत ही समृद्ध बनाती हैं। और दक्षिण भारत में भी हम देखते हैं, उत्कल में महानदी है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी है और कृष्णा है, तमिलनाडु में कावेरी है और वेंगई है। तो इस तरह की नदियाँ जो हैं भारत को बहुत समृद्ध बनाती हैं और भारत की ज़मीनों को बहुत उपजाऊ बनाती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में भारत को की जो ज़मीनें थी वो एक तरह से सोना उगलती थी, बहुत पैदावार होती थी। संभवतः इन्हीं कारणों से सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो अगर हम ये देखें तो भारत के ऊपर जो है हिमालय पर्वत का बहुत प्रभाव रहा है। हिमालय पर्वत का बड़ा महत्व रहा है। एक मतलब ये भारत में आप देखिए, भारत की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने में हिमालय पर्वत की
बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक ओर तो यह उत्तरी ध्रुवीय ठंडी और शुष्क हवाओं से भारत को बचाता है, वहीं दूसरी ओर मानसूनी हवाएं जो हैं वो अभी मानसून आने वाला भी है, आ ही गया है, तो इससे टकरा करके, हिमालय से टकरा करके संपूर्ण उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। और इससे निकलने वाली जो नदियां हैं, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलती हैं, तो ये भारत को एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र में बांट देती है। वरना इन नदियों के बिना तो ये सारी ज़मीनें जो हैं ये बंजर बन करके रह जाती हैं, मरुस्थल बन करके रह जाती हैं। तो इसलिए प्राचीन काल से ही हिमालय ने बहुत हमारे भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे लोक कथाओं के क्षेत्र में हो, लोक गाथाओं के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, खान पान के क्षेत्र में हो, वनस्पतियों के क्षेत्र में हो। तो बहुत सारे यहाँ पे इतने कम समय में इतनी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हिमालय का भारत के इतिहास पे बड़ा प्रभाव रहा है। आप इसी तरह से जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों का बहुत प्रभाव रहा है, क्योंकि ये दुनिया के, हमारे यहाँ जो उत्तर भारत के मैदान हैं वो दुनिया की सबसे उपजाऊ पट्टी मानी जाती है, जहाँ की भरपूर फसलें होती हैं, जिसके कारण लोग सुख और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और गंगा, यमुना जैसी नदियाँ जो हैं वो उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था भी करती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अधिकांश आक्रमणकारी थे वो पंजाब को जीत करके कुरुक्षेत्र के संकीर्ण प्रदेश को पार करके भारत के हृदय स्थली में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते थे। और इसी तरह से दक्षिण भारत की भी अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में भी जो विंध्याचल और सतपुड़ा की दुर्गम पर्वत श्रेणियाँ थी, इनको पार करके दक्षिण भारत में पहुँचना बड़ा कठिन होता था। यही कारण था कि उत्तर भारत के बहुत सारे जो हमारे शासक थे वो दक्षिण भारत में नहीं जा पाते थे। उनकी आशाओं पे, उनकी उम्मीदों पे तुषारपात हो जाता था। लेकिन फिर भी बहुत सारे शासक थे, जैसे मौर्य काल के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर आगे चल कर के समुद्रगुप्त, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिर आगे चल कर के मुग़लों में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि ने दक्षिण भारत में भी अपनी विजय पताका फहराई और उन्होंने वहाँ पे अपने राज्य कायम किए, या उन राज्यों को बहुत सारे शासकों ने करद राज्य बना दिया। दक्षिण भारत में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें विजयनगर राजवंश बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मध्यकाल में था। उसके अलावा प्राचीन काल में चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, वाकाटक वंश, पल्लव वंश और भी बहुत सारे राजवंश थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में कला, संस्कृति, इतिहास को महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो और ये सब क्यों हुआ? ये सब केवल इसीलिए हुआ कि जो भौगोलिक स्थिति थी, वो भौगोलिक स्थिति ने इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार हम फिर से यह कहेंगे मित्रों कि भूगोल के इतिहास के प्रभाव को इस अर्थ में भी समझना चाहिए। एक तरफ तो ये सही है कि भूगोल इतिहास का नियामक है, लेकिन साथ ही साथ इतिहास को परिसीमित करने वाले कारक के रूप में भी इसे देखना चाहिए। मनुष्य ने सदैव ही भौगोलिक बाधाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। भौगोलिक बाधाएं मनुष्य के लिए सदैव चुनौती उत्पन्न करती रही हैं मनुष्य के सामने, और मनुष्य जो है उसका अधिकांश समय इन्हीं चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने में बीता है। भौगोलिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके ही मनुष्य जो है वो विपुल साधन संपदा का स्वामी हो पाया है। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि किसी भी देश अथवा
क्षेत्र का अगर हम भली प्रकार से अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस देश के, उस क्षेत्र के, उस राज्य के भूगोल का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम भूगोल का अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी और हम वहाँ के इतिहास को सही संदर्भों में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप कहीं भी किसी भी सभ्यता का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास पढ़ रहे हैं। आप देखिए मिस्र की सभ्यता अगर आप पढ़ते हैं तो मिस्र की सभ्यता में आपने देखा होगा कि मिस्र के लोग जो थे वो प्राकृतिक रूप से इतने सुरक्षित थे कि वो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। वहाँ के जो फाराओ थे वो कोई अपनी सेना नहीं रखते थे जब तक कि उनके ऊपर हिक्सस नामक जाति ने आक्रमण नहीं किया। जब हिक्सस नामक जाति ने उनके ऊपर आक्रमण किया काफ़ी समय बाद, तब जा कर के उनको ये महसूस हुआ कि उन्हें भी सेना वगैरह रखनी चाहिए। और यही कारण था कि चूँकि उन्होंने शांति का उपभोग किया, इसलिए वो इतने बड़े बड़े पिरामिड वगैरह खड़े कर सके, जो कि आज दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिने जाते हैं। तो शांति तभी संभव है जब भौगोलिक रूप से हम सुरक्षित हों, जब भौगोलिक रूप से हम समृद्ध हों, हमारे पास जो भी भौगोलिक संपदा है वो प्रचुर मात्रा में हो, तो हम समृद्ध हो सकते हैं और हम प्रगति कर सकते हैं। तो मित्रों, भूगोल और इतिहास के बीच संबंधों का हमने काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया। हमने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों की भी बातचीत की। साथ ही साथ हमने राजनीतिक रूप से शासकों के सामने जो प्राकृतिक बाधाएं आईं और जिनके कारण कभी उनको सफलता मिली, कभी उनको असफलता मिली, हमने इस बात का भी जिक्र किया। हमने मनुष्य और प्रकृति के बीच निरंतर चलने वाले एक संघर्ष का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से प्रकृति मनुष्य को बहुत सहायता देती रही है, मनुष्य का पालन पोषण करती रही है, लेकिन मनुष्य के सामने प्रकृति बहुत सारी बाधाएं भी उत्पन्न करती रही है और मनुष्य उन बाधाओं से लड़ता रहा है। इन सब का भी उल्लेख हमने किया। तो आशा है कि आपको यह आज की परिचर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की परिचर्चा पसंद आई हो तो आप इस पर कमेंट अवश्य करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम, हैव अ गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।